हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी चंद्रदेव से मेरी बात, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। वैसे मैंने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियाँ और उपन्यास शामिल है उससे संबंधित वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं। मेरे वीडियो में आप जो भी कहानियाँ उपन्यास देखेंगे वो आपको वन लाइनर ही देखने को मिलेंगे। मैं अपने टॉपिक्स को वन लाइनर इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि वन लाइनर प्रश्न काफ़ी अच्छे से और आसानी से याद हो जाता है, और मेरा यही लक्ष्य होता है कि कोई भी उपन्यास या कहानी हो उसको कम से कम शब्दों में उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर कर वन लाइनर बनाया जाए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और परीक्षा में आपको इससे डायरेक्ट प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अभी तक मैंने जो भी कहानी और उपन्यास बनाए हैं उनसे इस बार की यूजीसी नेट की परीक्षा में कई सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिले थे, तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बात कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस कहानी में जो भी महत्वपूर्ण लाइन होंगी जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको स्पेशली बताते हुए चलूंगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी का प्रकाशन कब हुआ और किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रदेव से मेरी बात कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राजेंद्र बाला घोष हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब आप लोग मेरे वीडियोस देखा करें तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैं आप लोगों को अलग से भी बताती हूँ। राजेंद्र बाला घोष ने 20 वर्ष की अवस्था में गृह नामक एक लेख प्रकाशित कराया था, जो कि आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्त्री की अस्मिता पर सबसे पहले चर्चा की गई थी। यहाँ पे एक प्रश्न आपका और तैयार हो जाता है कि गृह नामक लेख किसका है, तो वो है राजेंद्र बाला घोष की, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बात पहली राजनीतिक कहानी है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बात पहली राजनीतिक कहानी है। ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण हम लोग को ये याद रखना है कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, इसके किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये किस प्रकार की कहानी है। तो ये व्यंग्यात्मक कहानी जो कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई थी। इस कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया था। किस पे व्यंग किया गया था? लॉर्ड कर्जन पे। आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में किस पर व्यंग किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन पे व्यंग किया गया था। इसी तरह हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक और रचना शामिल है जिसपे लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। तो वो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, और उस रचना का प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो आपको ये भी याद रखना है। इसकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक है। इस कहानी की केंद्रीय विषय है अर्थनीति और राजनीति। इस कहानी में देश के बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी और नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी के पात्रों के बारे में। इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, इस कहानी में सिर्फ 2 ही पात्र हैं, एक भगवान चंद्रदेव और एक लेखिका। भगवान चंद्रदेव को संकेत करके यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, और बंग महिला जो है जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि बंग महिला का पूरा नाम क्या है, तो हमें याद रखना है उनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बात कहानी की समीक्षा। इस कहानी की रचना में अंग्रेजी, हिंदी एवं हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता दिखाई पड़ती है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें इस कहानी की विषय वस्तु को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस कहानी की विषय वस्तु आप लोग एक जगह नोट कर ले, जिसमें है तत्कालीन सरकार के न्याय व्यवस्था एवं पेंशन पर व्यंग किया गया है। अगला पॉइंट है रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण है। भारत के दीनहीन व्यवस्था का रेखांकन किया गया है। पुरातनत्व परंपरा और प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। प्लेग महामारी से त्रस्त जनता और अंग्रेजी डॉक्टर पर इस कहानी में व्यंग किया गया है। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी की समीक्षा। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही हैं। इसके सिवा इस कहानी में और कोई पात्र नहीं है। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे। उन्होंने ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का कार्य किया था। अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। कर्जन भारत में अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें बिल्कुल नापसंद किया करती थी। इसी बात को लेखिका ने अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बात में कटाक्षपूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए लिखती हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, आपका काम सदा से एक ही स्थान पर रहा है। यहाँ पर लेखिका चंद्रदेव पर कटाक्ष करते हुए कहती है, और वो आगे कहती हैं कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं,
क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? कर्जन द्वारा बनाए गए कमीशन और मिशन पर भी व्यंग किया गया है, जो कि किसी भी भारतीय को पसंद नहीं है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निमंत्रण देती हैं। यह भी कहती हैं कि यदि समय की पाबंदी हो तो केवल राजधानी कलकत्ता का ही भ्रमण कर लेना। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हर चीज़ जैसे विश्वविद्यालय, ईडर गार्डन, कारखाने, फोर्ट विलियम कॉलेज आदि की तुलना भगवान के सभी समान चीज़ों के साथ व्यंग्यात्मक रूप में करती हैं। ये संक्षिप्त में उन्होंने भारत की गुलामी की बात भी कही है। भारत अब वे देश नहीं जो पहले हुआ करता था। यहाँ पे लेखिका व्यंग करती हैं कि भारत अब वो देश नहीं जो पहले हुआ करता था। जो भी राजा महाराजा इस देश में बचे हैं वे भी कर्जन के पुतले के समान हो गए हैं। यहाँ पे देखिए आप लेखिका ने किस प्रकार व्यंग किया है कि जो राजा महाराजा अभी इस देश में बचे हुए हैं वो भी कर्जन के पुतले यानी गुलाम के समान हो गए हैं। यहाँ पे लेखिका कहती हैं उन्हें लॉर्ड कर्जन के जो रक्षक हैं उन राजाओं को अपने इशारे पे नचाते भी हैं और वो राजा नाचते भी हैं। उन राजाओं को अपनी प्रजा से कोई सरोकार मतलब प्रेम नहीं है कि वह दुखी हैं या फिर सुखी हैं। जो देश के राजा हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी प्रजा उनसे सुखी है या फिर दुखी है। सारी बात अप्रत्यक्ष रूप से कर्जन के ऊपर कही गई है। लेखिका ने जितनी सारी बातें इस कहानी में कही है वो अप्रत्यक्ष रूप से लॉर्ड कर्जन पर ही व्यंग के रूप में कहा है उन्होंने। देश में फैली प्लेग महामारी का जिक्र भी किया गया है। यहाँ के बड़े बड़े चिकित्सक इसका इलाज तक नहीं खोज पाए हैं। लेखिका यहाँ पे कटाक्ष रूप में चिकित्सा व्यवस्था पर व्यंग करती हुई कहती धन्वंतरी यहाँ के डॉक्टर के सन्निकट कुछ चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, उन्हें भी यहाँ पर लेते आइए। लेखिका यहाँ पे दिखाना चाह रही हैं कि जो देश में प्लेग महामारी फैली है और उसका इलाज भारत के डॉक्टर नहीं कर पा रहे, तो वो कटाक्ष में कहती हैं कि धन्वंतरी को लेते आइए, वो भी यहाँ के कुछ चिकित्सक से ज्ञान अर्जित कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे न्याय। यहाँ पर लेखिका न्याय व्यवस्था पे कटाक्ष करते हुए या फिर ये कह ले कि व्यंग करते हुए कहती हैं यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखें, चित्रगुप्त भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि यहाँ के जो कोर्ट के केस होते हैं वो कितने लंबे घिसते हैं, किस प्रकार आम जनता को परेशान किया जाता है, उसे आप देखें। इस अंत में लेखिका कहती हैं कि लेखिका कब से इतना कुछ बोली जा रही है पर चंद्रदेव ने उनकी किसी भी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया है। लेखिका यहाँ पर चंद्रदेव से ये विनम्र आग्रह करती हैं कि फुर्सत निकालकर अमावस्या के समय ही सही पर वो यहाँ पर आएँ, एक बार घूम कर जाएँ। इस कहानी में वृद्धा लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप का भी संकेत किया गया है। इस कहानी में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और उससे संबंधित असुविधाओं पर लेखिका ने खुलकर व्यंग किया है। प्रमोशन के लिए चापलूसी और घूसखोरी की ज़रूरत बताया गया है इस कहानी में कि किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए, अपने काव्य में पदोन्नति चाहिए तो उन्हें चापलूसी करनी होगी अपने बड़े अधिकारियों की। उच्च पद पर अच्छी शिक्षा प्राप्त लोगों की नौकरी नहीं लगती है। यहाँ पर लेखिका बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती हैं कि उच्च पदों पर शिक्षा प्राप्त लोगों की नौकरी नहीं लगती है, बल्कि उसी स्थान पर चापलूसी करने वाले लोग आराम से पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जो लोग काफ़ी शिक्षित हैं, जिनके पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, उन लोगों को नहीं लगती है। यहाँ पे उन लोगों की नौकरी लगती है जो किसी की चापलूसी करते हैं। जो नारी की स्थिति का जिक्र बिजली के माध्यम से हुआ है। लेखिका ने इस कहानी में सत्ता को भी चुनौती दे दी है। कहा गया है कि भूखंड की छाया के कारण ही चंद्रमा सूर्य पर ग्रहण लगाता है, अर्थात जनता ना खुश हो तो सत्ता संकटग्रस्त हो सकती है। यहाँ पर लेखिका यह कहती हैं कि किसी भी राज्य की या फिर देश की जनता जब खुश नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ की जो सत्ता है वो संकट में है। इस कहानी में यह संकेत दिया गया है कि अब जो जनता है वो जागृत हो चुकी है और अंग्रेजों की सत्ता अब नहीं टिक सकेगी। लेखिका यहाँ पे ये बताना चाहती हैं कि जो अब जनता है वो जागरूक हो चुकी है, अब वो अंग्रेजों के शासन और अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके किए गए अत्याचार और बंदिशों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार इस कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आप लोगों को इस कहानी में बताया है। इस कहानी के आप लोगों को कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे लेखिका ने विशेष रूप से प्रकाश डाला है वो है अर्धनीति और राजनीति की बात की है। देश की दशा पर इन्होंने अपना व्यंग किया है। लेखिका ने बेरोजगारी और तंगी पर अपना लेखन कार्य किया है। नारी की स्थिति का चित्रण किया है। नौ युवकों का जो शोषण हो रहा है आज के समाज में, लेखिका ने उस पर खुलकर व्यंग किया है। शिक्षा व्यवस्था पे खुलकर व्यंग किया है कि जो लोग शिक्षित हैं उन्हें तो नौकरी नहीं मिल रही है, पर जो चापलूसी करते हैं अपने बड़े अधिकारियों की उनको आराम से नौकरी मिल जा रही है।
महामारी का वर्णन किया है कि किस प्रकार देश में प्लेग फैला हुआ है और डॉक्टरों के पास उसका इलाज ही नहीं है। तो वो व्यंग करते हुए कहती है चंद्रदेव से कि आप धन्वंतरी डॉक्टरों को भेज दीजिए, वो भी यहाँ के डॉक्टरों से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे लेखिका का व्यंग देख रहे हैं किस प्रकार उन्होंने व्यंग किया है, चटुकारिता पे व्यंग किया है। इस प्रकार लेखिका ने इस कहानी में आज के देश में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को लेकर चित्रण किया है और उन सभी समस्याओं पर कटु व्यंग किया है। बाकी इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो सारे तथ्यों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करें और आगे आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करें, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।